हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रीति क्लासेस। माय नेम इज प्रीति और आज हम इस लेक्चर में देखेंगे कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। पहले के लेक्चर्स में हमने देखा कि शोर प्रोप्राइटरशिप क्या होता है, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस क्या होता है, पार्टनरशिप फॉर्म क्या होता है, पार्टनर्स कितने तरह के होते हैं, ये सारी चीजें। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। ठीक? तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले है कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। कोऑपरेटिव का मतलब क्या होता है? कोऑपरेटिव का मतलब होता है कि सहायक, ठीक है, जो एक साथ मिलके काम करते हो, वो क्या कहते हैं? कोऑपरेटिव। तो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन वो ऑर्गेनाइजेशन होता है जिसमें मेंबर्स जो होते हैं या जो लोग होते हैं वो वहाँ पे क्या करते हैं? मिल के काम करते हैं कॉमन पर्पस के लिए, जिनका सबका उद्देश्य जो होता है वो एक ही होता है, कॉमन होता है। क्या कहते हैं? कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। सबसे पहला कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन की सोसाइटी जो थी वो स्टार्ट हुई थी कब? रॉबर्ट ओवेन के द्वारा 1844 में। और ये कहाँ पे हुआ था? रॉचडेल, इंग्लैंड में। ठीक है। ये क्या होता है? ये वॉलंटरी एसोसिएशन होता है पर्सन्स का। वॉलंटरी एसोसिएशन का मतलब होता है कि यहाँ पे लोग अपनी इच्छा से आते हैं और अपनी इच्छा से जाते हैं। अगर उनका एक दूसरे की सहायता करने का मोटिव होता है तो वो एक दूसरे के साथ आते हैं, मिलते हैं और फिर ये सोसाइटी में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है। इनका मेन मोटिव जो होता है वो कोई पैसा कमाना नहीं होता। इनका सबसे जो प्राइमरी मोटिव होता है या कहा जाए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट इनके लिए होता है वो होता है कि हेल्प करना, अपने मेंबर की हेल्प करना। ठीक है। ये जो होते हैं ये अपने एक प्रिंसिपल पे काम करते हैं जो जिसको हम कहते हैं ईच फॉर ऑल एंड ऑल फॉर ईच। मतलब कि प्रत्येक के लिए सभी और सभी के लिए प्रत्येक। ठीक है। इसमें कम से कम 10% चाहिए। अगर 10 लोग रहेंगे तो 10 लोग मिलके कोऑपरेटिव सोसाइटी को स्टार्ट कर सकते हैं। पर हाँ, इसमें लिमिट है कि सिर्फ कम से कम 10 होने चाहिए। ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, पर हाँ मिनिमम की लिमिट है कि 10% होना चाहिए। और इसका रजिस्ट्रेशन भी कंपलसरी होता है। रजिस्ट्रेशन इसका कंपलसरी इसलिए होता है ताकि इससे क्या होता है कि कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं उनको गवर्नमेंट से बहुत से बेनिफिट्स मिलते हैं, इसलिए इसका रजिस्ट्रेशन जो होता है वो कंपलसरी होता है। और इसमें कैपिटल जो मेंबर्स के द्वारा होते हैं, जो कंट्रीब्यूट किए जाते हैं, वो उनके ऊपर डिपेंड होता है। उनके ऊपर कोई प्रेशराइज नहीं किया जाता कि आपको 4 लाख रुपए लेके आना है कैश कैपिटल के फॉर्म में या कुछ भी ऐसा। उनके ऊपर कोई प्रेशराइज नहीं होता। उनको जितना मन पड़ता है, जितना उनको लगता है, वो उतना अपने हिसाब से लाते हैं शेयर कैपिटल के फॉर्म में। ठीक है। और इनको रजिस्ट्रेशन कराने से एक और हेल्पफुल होता है इनके लिए, एक और बेनिफिट हो जाता है कि ये क्या कर सकते हैं? लोन भी ले सकते हैं बैंक के थ्रू। अगर इनको कभी लोन की रिक्वायरमेंट होती है तो ये बैंक से लोन ले सकते हो, इनको बैंक आराम से लोन दे देगा। जैसे कि अगर आप इसका एग्जाम्पल देखें तो हमारे इंडिया में अमूल जो है इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। अमूल क्या करता है? अमूल बहुत बड़ा ब्रांड है और ये क्या करता है कि जगह जगह क्या करता है अपना कि सब जगह से, ये गांव हो गया, शहर हो गया, हर जगह से ये क्या करते हैं? मिल्क को लेते हैं और फिर उसको कुछ फर्दर प्रोसेस करके उसको क्या करते हैं? चीज़ बनाते हैं, पनीर बनाते हैं और बाकी चीज़ें बना के ये क्या करते हैं? सेल करते हैं। और ये आज सबसे बड़ा कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है? अब हम देखते हैं इसके फीचर्स को कि कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस के फीचर्स क्या हैं। सबसे पहले मैंने आपको इसके डेफिनेशन में ही बताया था या इसके मीनिंग में ही बताया था कि ये वॉलंटरी एसोसिएशन होता है। वॉलंटरी एसोसिएशन का मतलब होता है कि यहाँ पे कोई भी बंदा अपनी मर्जी से आएगा और अपनी मर्जी से जाएगा। ठीक है। उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं रहता है या यहाँ पे कास्ट नहीं देखा जाता है कि कोई हिंदू अगर खोला है तो कोई मुसलमान एंट्री नहीं कर सकता। ऐसा कुछ भी यहाँ क्राइटेरिया नहीं होता। जिसको मन वो यहाँ पे आता है और जिसको जब मन वो यहाँ पे छोड़ के जा सकता है। ठीक है। बस उनको एक नोट छोड़ने के लिए उनको एक नोटिस देनी पड़ती है। जो एक नोटिस पीरियड होता है उसमें उसको उनको नोटिस देना। जैसे कि एग्जांपल अगर हम ले लें तो कंज्यूमर क्या करेगा? कंज्यूमर सोसाइटी को कर ज्वाइन कर सकता है। फार्मर जो होगा फार्मर सोसाइटी को ज्वाइन कर सकता है। प्रोड्यूसर जो होता है मार्केटिंग सोसाइटी को ज्वाइन कर सकता है। मैं डिटेल में आपको नेक्स्ट लेक्चर में बता दूंगी कि ये क्या होते हैं। ठीक है। कैसे ये क्या काम करता है, कौन सी सोसाइटी में क्या काम होते हैं। ठीक है। इसका दूसरा है, इसके दूसरा फीचर्स है लिमिटेड लायबिलिटी का। मैंने आपको पहले भी बताया है, पार्टनरशिप में भी आपको मैंने बताया था कि लिमिटेड लायबिलिटी क्या होता है। जहाँ पे इनकी लायबिलिटी जो होती है मेंबर्स की वो लिमिटेड होती है। मतलब कि अगर इन केस फर्म को लॉस सफर होता है, लॉस हो जाता है फर्म को, तो इसके लिए वो उनके मेंबर्स के प्रॉपर्टी को सेल नहीं कर सकते हैं। इनके पास ये अथॉरिटी नहीं होती है क्रेडिटर्स के पास कि वो मेंबर्स की प्रॉपर्टी को सेल करके अपना अमाउंट क्लेम कर पाए। ठीक है। और अनलिमिटेड लायबिलिटी जिस मेंबर्स की होती है उनके लिए ये होता है कि अगर क्रेडिटर्स चाहेंगे
और उनके क्रेडिटर्स के पैसे नहीं दिए जाएँगे तो वो क्या कर सकते हैं, वो उनके मेंबर्स की प्रॉपर्टी को भी सेल करने के लिए क्लेम कर सकते हैं। वो उनकी प्रॉपर्टी भी बेच के वो ले लेंगे। तो सपोज़ करिए कि एक मेंबर है, उसकी लायबिलिटी लिमिटेड है, ठीक है? वो ₹25,000 कैपिटल लाया है, तो जो भी उसके फर्म में लॉस हुआ है, जितना भी लॉस हुआ है, उसको उससे कोई मतलब नहीं है। बस हाँ, उसको कितना अपने हिस्से की लायबिलिटी देना है, उसको सिर्फ़ 25,000 ही देना है। क्यों? क्योंकि उसकी लायबिलिटी ही उतनी फिक्स है। वो उतना ही कैपिटल लाया था और उसकी लायबिलिटी पहले से ही फिक्स थी कि आपको 25,000 की ही लायबिलिटी भी पे करनी रहेगी, इन केस अगर आपको लॉस अगर एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं अनलिमिटेड लायबिलिटी की, तो एक पर्सन है जिसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड है। उसने कैपिटल लाया 1 लाख रुपए, ठीक है? कुछ टाइम तक उनका बिज़नेस चला और उसके बाद वो बिज़नेस क्या हो गया, लॉस होने लगा उनके बिज़नेस में। बहुत ज़्यादा कर्ज़ हो गया, बहुत ज़्यादा लोन हो गया, तो उसके बाद वो क्या करेंगे? बैंक जब लॉस हो जाएगा तो फिर उनके जो भी क्रेडिटर्स होंगे वो अपने पैसे माँगेंगे। पैसे वसूलने के लिए जितना पहले कंपनी का एसेट्स होगा या फर्म का एसेट्स होगा, उसको बेच के वो लोग पेमेंट करेंगे। अगर उसको बेच के पेमेंट करने के बाद भी अ, उनका पेमेंट नहीं हो पाता है, तो फिर वो क्या करेंगे कि जो भी उनके मेंबर्स होंगे, की प्रॉपर्टी पे क्लेम करने लगे। फिर उन मेंबर्स को अपनी प्रॉपर्टी भी बेच के उनको पैसे देने पड़ेंगे, ठीक है? तीसरा है लीगल स्टेटस। लीगल स्टेटस क्या होता है कि इसमें जो रजिस्ट्रेशन जो होता है, कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन का रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी होता है और इसके लिए एक पार्टिकुलर एक्ट बनाया गया है, जो है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 1912, ठीक है? जब रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं तो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन जो होता है उसको एक अपनी अलग पहचान मिल जाती है, ठीक है? इसका मतलब कि कोऑपरेटिव सोसाइटी जो होता है वो उसके मेंबर से अलग माना जाएगा। मतलब कि सोसाइटी जो भी वो कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो अलग रहेगा अपने मेंबर से और मेंबर उसके अलग रहेंगे। तो मेंबर अगर अपने नाम से कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहता है वो खरीद सकता है या कंपनी के नाम से कोई प्रॉपर्टी खरीदा रहा है तो वो आराम से परचेज कर सकता है। और एक चीज़ इसमें सबसे बहुत अच्छा भी कह लीजिए या बेकार भी कह लीजिए कि इसमें क्या होता है कि ये बहुत ही लाइफ टाइम के लिए चलता है, अगर इसके मेंबर चलाना चाहे तो। क्योंकि इसमें जो होता है किसी भी मेंबर के डेथ से या इंसॉल्वेंसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कोऑपरेटिव सोसाइटी। ये एग्ज़िस्ट करता रहता है, ये हमेशा ही चलता रहता है अगर मेंबर इसको कंटिन्यू करना चाहते हैं तो। चौथा क्या होता है कि इसकी सर्विस मोटिव होती है। सर्विस मोटिव क्यों होती है? क्योंकि इनका मोटिव ये है कोऑपरेटिव सोसाइटी खोला ही इसलिए गया है ताकि ये क्या कर सकें अपने मेंबर्स की सहायता कर सकें। जो भी इनके सोसाइटी के मेंबर्स हैं, सिर्फ़ उनकी करेंगे, किसी बाहर वाले इंसान की नहीं करेंगे। जितने इनके मेंबर्स होंगे, ये अपने में ही एक-दूसरे की हेल्प करेंगे। 5वां पॉइंट है कि इक्वल वोटिंग राइट्स होते हैं। ये सारे मेंबर्स क्या होते हैं? सारे मेंबर एक तरह के वहाँ के ओनर भी कहलाएँगे, ठीक है? इनके पास अपना एक वोटिंग राइट्स होता है, पर ये वोटिंग राइट जो होता है वो 1 पर्सन पे 1 ही वोट मिलता है। अब ये नहीं कि किसी ने 1000 शेयर्स खरीदे हुए हैं, तो उसको 1000 वोट देने के लिए राइट्स होगा या किसी ने 10 शेयर्स खरीदे तो उसको 10 वोट्स देने के लिए राइट्स होगा, ऐसा कुछ नहीं रहेगा। अगर 1 पर्सन है तो 1 पर्सन पे सिर्फ़ 1 ही वोट दे सकता है, हमारे डेमोक्रेसी की तरह, ठीक है? नेक्स्ट कंट्रोल। इसमें जो पावर होता है, जो भी सारे डिसीज़न्स जो लिए जाते हैं, वो किसके हाथ में होता है? ये तो जैसे बिज़नेस में क्या होता है, एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, उसी तरह इसमें भी होते हैं इलेक्टेड एक मैनेजर कमिटी को मैनेजिंग कमिटी को हायर किया जाता है। हायर कह लें या इलेक्ट कर कह लें। ये अपने ही ये जो मेंबर्स होते हैं, ये अपने ही ग्रुप में से चाहे तो कर सकते हैं, जैसे उनको लगता है जो एफिशिएंट है, इस चीज़ों में मान लीजिए कोई बहुत है, जो बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत कैपेबल है हर चीज़ सॉल्व करने में, वो क्या करते हैं, उन्हीं में से कुछ अपने मेंबर्स में ही कुछ लोग को सेलेक्ट करते हैं और उनको क्या करते हैं, एक मैनेजर की कमिटी बना देते हैं और फिर वो सारे डिसीज़न जितने भी इम्पोर्टेंट डिसीज़न्स होंगे, वही लेते हैं। उनके पास फिर उसका पावर हो जाता है और ये जो कमिटी होती है किसके द्वारा होती है? मेंबर्स के वोट के बिहाफ़ मेंबर्स वोट देते हैं, उनके बिहाफ़ में होती है। चलिए बस इतना ही। थैंक यू।